चलिए सर, हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 13.12 पे। सेक्शन 12 हमारा चल रहा है, राइट। 13.12 सेक्शन 12 चल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई में, और हम लोग हैं पॉइंट नंबर 7 पे। सब सेक्शन 7 कह सकते हैं आप इसको, बहुत इजी है सर। सब सेक्शन पढ़ने के बाद ना आपको कंफ्यूजन होगी कि सर 12.3 में और या फिर अभी जो हम लोगों ने सब सेक्शन 6 लास्ट क्लास में लास्ट जो फिनिश किया, और 12.7, इन तीनों में डिफरेंस क्या है सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट, सर कल्चरल इवेंट की बात यहां भी कह रहा है सर, ऊपर भी बात कह रहा था कल्चरल इवेंट की, और इसके पहले भी फैमिली फंक्शन में आप बैंक्वेट हॉल किराए पर ले रहे थे, यहाँ पे नीचे में आप फंक्शंस के लिए हॉल किराए पर ले रहे थे। सोशल कल्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सर हम इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए कि हम कहां पर हैं, हम 3 में जा रहे हैं, 6 में जा रहे हैं या 7 में जा रहे हैं, हम कैसे बाइफरकेट करेंगे सर। मिस्टर ए का एक फंक्शन होना है, मिस्टर ए का एक से फैमिली फंक्शन होना है, तो ऑब्वियसली फैमिली फंक्शन में टिकट वाला पॉइंट तो होगा नहीं, तो टिकट वाला पॉइंट यानी 12 सबसेक्शन 6 कि आप एंट्री फी और टिकट दे रहे हैं और फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं सर। मिस्टर ए फैमिली फंक्शन करना चाहता है, और अगर वो डायरेक्ट होटल से बात करता है कि मुझे आपका बैंक्वेट हॉल चाहिए किराए पर, मुझे अपने फैमिली फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, डायरेक्ट वो अगर होटल वाले से बात करता है कि मुझे आपका बैंक्वेट हॉल चाहिए, मुझे अपना एक फैमिली फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, फर्क पड़ जाएगा आंसर में, ध्यान रखिएगा। 12.3 और 12.7 दोनों के आंसर में फर्क है, ध्यान रखिएगा। 12.7 में दो तरह के सिचुएशन है, एक बिजनेस टू बिजनेस और एक बिजनेस टू कंज्यूमर, वैसा 12.3 में नहीं है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं ऊपर 12.6 में था। 12.7 12.5 जैसा है, 12.7 12.5 जैसा है, जहां पर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखते थे, वैसा ही यहाँ पे है सर। मिस्टर ए को अपना एक फैमिली फंक्शन करना, और वो डायरेक्ट होटल वाले से बैंक्वेट हॉल किराए पर ले लेता है, उस किराए के लिए उस किराए की रेंटिंग की सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, 12.3 पे जाओ। लेकिन मिस्टर ए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर ले, इवेंट मैनेजर, दोनों से बात कर ले, मान लो दोनों से बात करना चाहता हूं मैं तो फर्क समझा रहा हूं सिर्फ। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कह लो, इवेंट मैनेजर कह लो सर। हो सकता है मिस्टर ए फैमिली फंक्शन करवाना चाह रहा है इस होटल में, और डायरेक्ट होटल वाले से बात कर ले, और होटल वाला फिर इवेंट मैनेजर से बात कर ले, मतलब सारी जिम्मेदारी होटल वाले की। तो हो सकता है होटल वाला इस इवेंट मैनेजर को हायर करे, अप्रोच करे। हो सकता है मिस्टर ए डायरेक्ट इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करे, बोले कि मेरा फैमिली फंक्शन करवाना है, 20 लाख रुपया देता हूं, होटल वगैरह का जुगाड़ तुम ही करो, राइट। होटल वगैरह का जुगाड़ तुम ही करो, मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें इवेंट मैनेजमेंट, मेरी एक इवेंट है, फैमिली फंक्शन है, आप उसको ऑर्गेनाइज करा दो मेरे लिए। हो सकता है थोड़ा पैसा मैं इसको दे दूं, थोड़ा पैसा उसको दे दूं कि भाई मैनेजमेंट तुम देख लो, और बैंक्वेट हॉल का पैसा मैं होटल वाले को डायरेक्ट दे दूं, ऐसा भी हो सकता है। भाई मिस्टर ए इसको पूरा रुपया देगा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रुपया दे देगी होटल वाले को। मिस्टर ए पूरा रुपया देगा होटल वाले को, होटल वाला इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कर लेगा कि भाई मिस्टर ए के फैमिली फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हम हायरिंग यू। और या फिर दोनों को अलग अलग पेमेंट मिस्टर ए कर देगा। मिस्टर ए जगह भी ले चुका है, और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बोला कि जगह तो हमने ले ली, अब हमारे लिए मैनेज कर दो आप। तो जब मैनेज करने की बात आती है ना, तब लगता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 सर। सब सेक्शन 3 में ना हम लोग बेसिकली रेंट की बात करते हैं, लीज की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इमोल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ होटल, और या फिर बैंक्वेट हॉल को किराए पर जब लेते हैं तब हम लोग 12.3 की बात करते हैं। आप हाउस बोट को किराए पर लेते हैं तब 12.3 की बात करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को देखो, 12.3 की लैंग्वेज को,
यहां पर जो लैंग्वेज है, हमने एकोमोडेशन किराए पर लिया है, सर्विस बाय वे ऑफ एकोमोडेशन, यानी एक होटल वाला एकोमोडेशन दे रहा है जहां पर सामने वाला अपना फैमिली फंक्शन या ऑफिशियल फंक्शन, सोशल गैदरिंग वगैरह करेगा, और उसके साथ सपोर्टिंग सर्विसेज में देता हूं। भाई एक होटल वाला तो एक कॉम्पोजिट सर्विस दे सकता है ना, कि आप खाली बताइए कितने गेस्ट आएंगे, सारी हेडेक हमारी। ऐसे भी तो होता है, आप होटल वाले को 1000 रुपीज पर प्लेट दे देते हो, 500 गेस्ट का 5 लाख रुपया, सारी हेडेक वो ले लेता है। डिपेंड करता है किस डील में है ये बात। यहां पर जो हमारा पर्पस है, वो हमारा पर्पस है जगह को किराए पर लेना, डी नंबर पॉइंट में। सी नंबर पॉइंट में है रूम को, बी नंबर पॉइंट में कंस्ट्रक्शन और या फिर ना लीज ऑफ लैंड, लीज ऑफ बिल्डिंग, और ए नंबर में तो आप देख ही रहे हैं कनेक्टेड सर्विसेज। सर सबसेक्शन 6 में आप ना किसी ऐसे बैंक्वेट हॉल में आप अंदर एंट्री ले रहे हैं टिकट का पैसा देके। अब उसका एग्जाम्पल बताओ सर जिसमें तीनों चीज आ जाए। सर जिसमें तीनों चीज आ जाए उसका एग्जाम्पल बताओ। तो चलो, ए लिमिटेड एक इंटरटेनमेंट इवेंट करवाना चाहता है। एक इंटरटेनमेंट इवेंट करवाना चाहता है, 1000 सीट्स की कैपेसिटी का हॉल है, राइट। तो ये हॉल वाले से बात करता है कि भाई मुझे आपके 1000 सीट्स की कैपेसिटी वाला जो ऑडिटोरियम है वो मुझे किराए पर चाहिए। मैं ए लिमिटेड हूं, मैं एक इवेंट करवाना चाहता हूं, मेरा खुद का इवेंट। मैं सिंगर वगैरह हायर करूंगा इसके लिए, मैं सिंगर, परफॉर्मर, एक्टर इस इवेंट के लिए मैं खुद हायर करूंगा, कोरियोग्राफर भी हायर करूंगा, वो सब मेरी हेडेक है। बट मैं ये एक इवेंट करवाना चाहता हूँ, एक से म्यूजिक शो करवाना चाहता हूँ, एक म्यूजिकल इवेंट करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे हायरिंग करनी पड़ेगी। आई विल हायर, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आऊंगा लोगों को। बट मैं अभी इस ट्रांजेक्शन में सारा मिक्स करना चाह रहा हूँ, 12(3) भी, 12(6) भी और 12(7) भी। मैं डायरेक्ट होटल वाले से बात करूंगा कि मुझे आपका बैंक्वेट हॉल किराए पर चाहिए। सर 20 लाख रुपए में बात हो गई। अच्छा, अब इतने बड़े गैदरिंग को, 1000 लोगों की गैदरिंग को उस इंटरटेनमेंट इवेंट पे लाना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट करवाना, और हो सकता है चाय नाश्ते की व्यवस्था है। हमने जो वो इंटरटेनमेंट इवेंट करवाना है, जो लोग आएंगे उनको प्रॉपर सिक्योरिटी, उनकी प्रॉपर चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग जो होती है, कहीं बम वम लेके ना आ जाए, बाहर से खाने पीने का सामान लाके अंदर में गंदा ना कर दें, अंडे टमाटर ना लेके आए, जो भी होती है एंट्री। जब ये 1000 लोग अंदर हॉल में जाएंगे तो उसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है क्या कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी मैं हायर कर लेता हूं, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी मैं हायर कर लेता हूं। ठीक, तो सर इससे बात हो गई, इससे बात हो गई 10 लाख रुपए की। मतलब ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपए दिए हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कि भाई मेरा इस हॉल में फंक्शन होना है, उसको तुम है ना, ये फैसिलिटी सब तुम मैनेज कर दो, ऑर्गेनाइज कर दो, जो लोग आते जाएंगे उनका टिकट चेक करना। और सर मैंने इस फंक्शन के लिए, इस इवेंट के लिए इसका टिकट इशू कर दिया। टिकट कर दिया 1000 रुपीज पर पर्सन। और भी मेरे खर्चे हैं जो मैं यहां मैं नहीं लिख रहा हूं। सर ए लिमिटेड एक हॉल में इंटरटेनमेंट इवेंट करवाना चाहता है, म्यूजिकल प्रोग्राम करवाना चाहता है, डांस शो करवाना चाहता है, उसके लिए उसे 1000 रुपीज टिकट का रख दिया, और 20 लाख रुपए में हॉल हायर कर लिया, 10 लाख रुपए में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कर लिया जो इसकी ब्रांडिंग करेगी, प्रमोशन करेगी, सिक्योरिटी का चेक इन करेगी, टिकट जो हमने प्रिंट कराई है उसको, लोगों को जो हमने इशू करना है वो इशू करने का काम, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उनको टिकट्स देने का काम, फिर वो जब आएंगे हॉल में तो उसको चेक करने का काम, बहुत सारे। अच्छा, जो मेरे परफॉर्मर्स आएंगे उनको सिक्योरिटी देना, स्टेज तक पहुंचाना, परफॉर्मेंस होने के बाद उनको गाड़ी तक पहुंचाना, प्रॉपर फूड, किसी को लंच कराना, किसी को डिनर करवाना, किसी के लिए पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए मैंने 10 लाख में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कर लिया। अच्छा, ये जो टिकट का पैसा आएगा ये रेवेन्यू किसकी होगी? ऑब्वियसली ये रेवेन्यू किसकी होगी? ए लिमिटेड की होगी, क्योंकि ये सारा मैनेज खुद ए लिमिटेड कर रहा है। ए लिमिटेड को एक फंक्शन करवाना है, इंटरटेनमेंट इवेंट,
अब ये टिकट की बात होती है तो ये चला जाता है 12(6) में। हॉल किराए पर लिया है तो ये चला जाता है 12(3) में। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मैंने हायर किया है तो ये चला जाता है 12(7) में। और इससे बेस्ट एग्जांपल मैं नहीं दे सकता फर्क समझाने के लिए। सर, जब मैं फैमिली फंक्शन कर रहा था एक होटल में और वहां मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया तो इस एग्जांपल में 12(6) नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी से चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी फैमिली फंक्शन है, मेरे गेस्ट हैं, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। मैंने हॉल किराए पर लिया, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया। ऐसे ही मैं कैटरर को हायर कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल दो वहां पर सेट हुए, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 7। ये हो गया फर्स्ट चार्ट। समझा रहा था बेसिकली मैं कि मैं कैसे फर्क बताऊं। ये हो गया सेकंड चार्ट। लिखिए वीडियो रोक के, वीडियो रोके फर्स्ट चार्ट को नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ी नीचे ले जा रहा हूं, चार्ट 2 के पास। ये बेस्ट एग्जांपल है चार्ट 2, जिसमें मैंने तीनों कवर किया। सर 12, 3, 12, 6, 12, 7। डन। चलिए अब हम लोग चलते हैं, वीडियो रोक लीजिए नहीं तो लिखने के लिए। अब हम लोग चलते हैं मेन टेक्स्ट में। सर मेन टेक्स्ट में अब ध्यान रखना पड़ेगा, हम किसी एंट्री टिकट की बात नहीं कर रहे, हम किसी उसकी नहीं बात कर रहे, होटल की बात नहीं कर रहे। हम एक इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं जो हमें हेल्प करेगा हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में। वो प्रोग्राम एजुकेशनल हो सकता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, कुछ भी हो सकता है। सर बेसिकली एक बहुत बड़े पैमाने पर ये इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, मूवी सब पे आ रखी है, इन सब पे बेसिकली वो सारी हेडेक वो ले लेते हैं। बोलते हैं आप कुछ मत कीजिए, आप तो बस आइए और एंजॉय करके जाइए, सारी हेडेक हमें ट्रांसफर कर दीजिए। सर मान लो इस इवेंट पे बैंक्वेट हॉल चाहिए तो वही होटल वाले से बात करेंगे। इस इवेंट पे मुझे नाश्ते की व्यवस्था चाहिए तो वही कैटरर से बात करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए वही बात करेंगे, ऑर्केस्ट्रा चाहिए, डीजे वाले चाहिए, ये वही बात करेंगे आगे। ये पूरा पैकेज लेते हैं सर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू अ कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन और अदर सिमिलर इवेंट्स। इवन मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कोई मैं ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं इससे तो सब सेक्शन 7 में आ जाएंगे। ऑफिस का कॉन्फ्रेंस है, ट्रेड फेयर, मुझे ट्रेड फेयर में 100 दुकानें लगवानी है, 100 मैन्युफैक्चरर को बुलाना है, लेकिन 100 मैन्युफैक्चरर को बुलाऊंगा कैसे जब तक मैं कोई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को नहीं हायर करूंगा। और सर सारी हेडेक वो लेती है, इनफैक्ट ब्रांडिंग भी वही करती है, मार्केटिंग, ताकि 100 मैन्युफैक्चरर जुड़ जाए उस इवेंट के लिए। ठीक सर, तो एक तरह से हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और इवेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, दे हैव जीएसटी नंबर। और अब वो सर्विस किसको दे रहे हैं, और या फिर एक और बी पढ़ लेते हैं, सर्विस एंसिलरी टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द इवेंट्स और सर्विसेज रेफर टू इन क्लॉज ए और असाइनमेंट ऑफ अ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हो गई ये वाली। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, मैं आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने दूं या मेरे इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप लाने का काम आपको दे दूं कि आप लोगों को है ना स्पॉन्सरशिप लेके आइए लोगों से आप मेरे लिए। कोई भी एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, हमारे पास नीचे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, राइट। अब ये देखिए यहां क्या कहता है, अगर ये सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, यानी B2B हो गया, ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसके पास भी सप्लायर तो रजिस्टर्ड है ही, सप्लायर रजिस्टर्ड है तभी तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं उसके लिए। और ये अब सप्लाई किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, B2B। तो सर रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन को लेना है। अब नहीं सर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो फिर इवेंट जहां हो रहा है वो
होगा आपका क्या, इवेंट जहां हो रहा है वो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। बोला सर इवेंट तो विदेश में हो रहा है, तो इवेंट अगर विदेश में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ऐसा पॉइंट हमें कहां मिला था पीछे ऐसा पॉइंट हमें सबसेक्शन 3 में मिला था कि बिल्डिंग बनाने की सर्विस ले रहे हो और बिल्डिंग फॉरेन में है तो रेसिपिएंट की आप लोकेशन लेंगे। ठीक, ऐसा ही सेम पॉइंट है यहाँ पे, खाली 12(3) में ये वाला पॉइंट नहीं था, बिजनेस टू बिजनेस वाला। अच्छा सर ध्यान रखिएगा, जब आप अनरजिस्टर्ड है तब हम देखते हैं इवेंट कहां हो रहा है। सर यहाँ पे लोकेशन ऑफ इवेंट नहीं है रेलिवेंट, लोकेशन ऑफ इवेंट रेलिवेंट नहीं है, चाहे वो इवेंट इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। कब? जब सामने वाला कौन हो, रजिस्टर्ड पर्सन। जब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो इवेंट जो मैं आपके लिए वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं वो इंडिया में करूं या इंडिया के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ, आपके लिए मैं इवेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं। ठीक, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इवेंट इंडिया में करवा रहा हूं तो लोकेशन देखेंगे। इवेंट अगर विदेश में करवा रहा हूं तो फिर आपकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बोला सर ये इवेंट तो हो रहा है लेकिन ये इवेंट 2-3 स्टेट में फॉल कर रहा है। मैं आपसे 20 लाख रुपया ले रहा हूं, आपके लिए मैं कल्चरल प्रोग्राम करा रहा हूं, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम 5 दिन में से 3 दिन चलेगा दिल्ली में, 2 दिन चलेगा यूपी में, ऐसे करवा रहा हूं मैं आपके लिए। इवेंट मैनेजमेंट का काम मैंने लिया है, आपके इवेंट 2 लोकेशन 2 स्टेट में आ रहे हैं और मैंने दोनों की जिम्मेदारी ले ली है। तो फिर सर अगर मोर देन 1 स्टेट में फॉल कर रहा है तो आपको ईच स्टेट का अलग अलग रेवेन्यू बाइफरकेट करना पड़ेगा एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एग्रीमेंट एटसेट्रा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपका एग्रीमेंट नहीं है बाइफरकेशन करने के लिए, तो आपको प्रिस्क्राइब्ड रूल 5 में जाना पड़ेगा। जब मैं रूल 5 में गया तो वहां क्या लिखा हुआ है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, यानी रूल 4 की तरह कोई रेशियो वगैरह नहीं दिया हुआ। जैसे रूल 4 में हम लोग गए थे तो वहां एरिया का रेशियो था, वहां पे एरिया का रेशियो था, नाइट स्टे का रेशियो था, राइट, उसके बाद एक आवर्स का रेशियो था वहां पे। ऐसा यहाँ पे कोई रेशियो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, 2-3 स्टेट में फॉल कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में देखिए किस स्टेट के लिए आप कितना रुपया ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो आप वैल्यू की बाइफरकेशन कैसे कीजिए, जैसे नॉर्मली आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे करते हैं। जो भी रेशियो लेना एक रीजनेबल रेशियो, गैप पे है बेसिकली ये जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। आप अपनी अकाउंटिंग में क्या जनरली लेते हैं इन सब चीजों के लिए, वैसी आप अकाउंटिंग कर दीजिए। यानी मैं तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूं, किसी का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, मैं किसी के इवेंट मैनेजमेंट का काम दिल्ली का लिया, किसी का यूपी का लिया, किसी का दिल्ली बॉम्बे का लिया, किसी का बॉम्बे कोलकाता का लिया, तो जनरली मैं अपने बुक्स में इसको बाइफरकेट कैसे करता हूं, वैसे ही बाइफरकेट कर दीजिए। यानी रूल 5 इज नॉट लाइक रूल 4। रूल 4 में तो बहुत सारे पॉइंट थे, तो बोला सर रूल 5 दिखा दो ना। पेज नंबर 32 पे चलते हैं, इसी नोट्स में पेज नंबर 32 पे चलते हैं। तो ये पेज नंबर 32 है आपका, इसी नोट्स में आगे जाओगे पेज नंबर 32 है। रूल 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रूल 5 किससे कनेक्टेड है, सबसेक्शन 7 से। सर वही सब बात यहां रिपीट हो रही है जो वहां पर लिखा हुआ है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम, एंसेलरी एक्टिविटीज। एंसेलरी का मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज। और फिर यहां बोल रहा है कि अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो और 2-3 स्टेट में फॉल कर रहा हो। ध्यान रखना ये भी कब हम जाते हैं, जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो तब। वेयर द सर्विसेज आर सप्लाइड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। मैं फिर से यहां पर जाता हूं। सर ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, ये किसके लिए लिखा जा रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो क्लियर, हम इवेंट देखते ही नहीं है ना लोकेशन। सर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हम रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन है, ऑफिस जहां उसका रजिस्टर्ड है, बस उसके नाम उसका देखेंगे, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। इवेंट इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, इंडिया में 2-3 स्टेट में फैल रहा है, इवेंट कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ नहीं देखना है सर, कुछ नहीं देखना है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। क्लियर भी हो रहा है उधर रूल 5 में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सर हम रूल 5 में कब आएंगे, जब सामने वाला पर्सन कौन हो, अनरजिस्टर्ड हो और सर्विसेज 2-3 स्टेट में फॉल कर रही हो। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है उसकी बाइफरकेशन के लिए, तो बोलता है, क्या कहता है, ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी की वैल्यू कैसे निकालना है, शैल बी डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखिए सर क्वेश्चन सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया
कि मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूं, तुम्हारे कुछ प्रमोशनल इवेंट्स करना है 2 स्टेट में। सर स्टेट 1 में 3 इवेंट्स करने हैं और स्टेट 2 में 2 इवेंट्स, यहाँ इवेंट कर दीजिए 2, मतलब मैं टोटल आपके लिए 5 इवेंट करूंगा 5 लाख रुपया में, राइट। से मैंने आपका 5 लाख रुपया लिया और मैं 5 तरह के इवेंट 5 इवेंट करूंगा, 3 करूंगा एक स्टेट में, 2 करूंगा दूसरे स्टेट में। तो बोला ठीक है ना सर, 3:2 का रेशियो पे बांट दो आप उस रुपए को, 10 लाख रुपए को 3:2 के रेशियो में बांट दो। जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो एसएससी वो जो है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसा प्रिंसिपल फॉलो कर रही है। तो सर इवेंट के नंबर के हिसाब से रेशियो लगाती है, कोई एरिया के हिसाब से लगाएगा, कोई मैन पावर के हिसाब से लगाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी। और अगर थ्योरी क्वेश्चन आए आपके लिए तो आपको लिखना है इट शुड बी डिटरमाइंड एज पर द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इतना ही तो करना है आपको, ठीक। वापस चलते हैं नोट्स में, ये आपका यहां पे है। सर हम क्या बात कर रहे थे, हम इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात कर रहे थे, राइट। हम इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात कर रहे थे। ये बेसिकली सप्लायर है, ठीक। अब इसने सर्विसेज किसको दी, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सर रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड किस स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज स्टेट। बताओ किस स्टेट में तुम रजिस्टर्ड हो, मान लो तुम यूपी में रजिस्टर्ड हो तो यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। अच्छा अब यहां पे इवेंट, अब यहां पे इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंट यूपी में हो रहा है, इवेंट दिल्ली में हो रहा है, और या फिर इवेंट 2-3 स्टेट्स में हो रहा है और पेमेंट कंबाइंड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग एक तरह से चार्ट के थ्रू सबसेक्शन 7 को रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 पेज नंबर 13.12 चार्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया कि 12.3 में हम हॉल किराए पे लेते हैं, 12.6 में हम टिकट की बात करते हैं, और हम 12.7 में इवेंट ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं। अगर मैं इवेंट की टिकट इशू करके लोगों से पैसे लूंगा तो 12.6 है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी किसी को दे दूंगा तो 12.7 है, इवेंट के लिए किसी हॉल को किराए पर लूंगा तो 12.3 है। ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। सर सप्लायर तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड है ही, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और उसके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सच पर्सन जो लिखा हुआ है लॉ में, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यूपी। फिर बाद में देखेंगे ये ऊपर वाला लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूपी आंसर ना इन सब के लिए यूपी ही आंसर है। सर जब मैं रजिस्टर्ड और आप भी रजिस्टर्ड, जिसके लिए मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करूंगा, तो फिर इवेंट की लोकेशन कितने स्टेट में फॉल कर रही है, इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, कोई मैटर नहीं करता है। अब हम आते हैं किसके लिए, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, ठीक। हम क्या देखते हैं इसके लिए, इवेंट इंडिया में है तो क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं सर इवेंट कहां है, जो इवेंट मुझे मैनेज करना है वो इंडिया के बाहर है, तो इस केस में फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे कहां पे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पे ही शिफ्ट कर जाएंगे। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो भी एड्रेस हो, तुम दिल्ली के हो दिल्ली हो जाएगा। अब सर यहां पर बात आती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल स्टेट इवेंट का है, मल्टीपल
स्टेट में इवेंट होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बाइफरकेट करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को स्टेट वाइज करना होगा। उसके लिए अब कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स देखो, इसके लिए भी दो ऑप्शन है, क्या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को पढ़ो कि किस स्टेट के लिए कितना रुपया ले रहा है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और या तो फिर कहां चले जाओ, रूल किसमें 5 में चले जाओ। और रूल 5 में क्या कहा, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। आप जो अकाउंटिंग करते हो जनरली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का, वैसे कर दो। तो सर बहुत इजी है, बहुत इजी है। रूल 5 का पेज नंबर मैंने क्या बताया 13.32, बाकी सब तो ये सारा एक ही पेज पे लिखा हुआ है। और बड़े मजेदार बात क्या है कि अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो इवेंट इंडिया में है या इंडिया के बाहर, और इवेंट इंडिया में कितने स्टेट में फॉल कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन किसके लिए लिखी हुई है, ये वाला पैराग्राफ किसके लिए लिखा हुआ है, किसके लिए, जब मतलब ये इसको ब्लॉक कर दो, ये लाइन ड्रॉ करके इसको ब्लॉक कर दो, ऐसे समझो। जो नीचे वाली बात लिखी हुई है कि मोर देन 1 स्टेट में है, कंसोलिडेटेड अमाउंट है, ये सब, और बाइफरकेशन और रूल में हम कब जाएंगे, जब रेसिपिएंट कौन हो, अनरजिस्टर्ड हो, तब जाएंगे। ठीक, रूल 5 में कब जाएंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट हो कि हम वैल्यू को कैसे बाइफरकेट करें। डन, लिखिए इसे। सर जहां पर आपको मुझे चार्ट बता के मेहनत करके समझाना है मैं बताऊंगा। अभी तुरंत मैंने बाइफरकेशन दिया आपको 12:3, देखिए आपको तुरंत मैंने दो चार्ट के थ्रू यहां पर दिया ना, मैंने बताया 12:3, 12:6 और 12:7 में कैसे बाइफरकेशन करना है, दो चार्ट आपको दिए मैंने। बुक में चार्ट नहीं है, आई एग्री, लेकिन सर क्लास में तो समझाने समय आपको बताऊंगा ही मैं। वीडियो को रोकिए, यहां वीडियो को रोकिए, 12:7 का चार्ट है ये, और इस तीनों में फर्क है। यहां हम टिकट की बात करते हैं, यहां हॉल के किराए की बात करते हैं, और यहां इवेंट मैनेजर की बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजर है। सर ये हॉल में इवेंट होगा 12:3 की बात में, और 12:7 की बात में डिफरेंस है। वीडियो रोकें, कंप्लीट करें इसको, नीचे जा रहा हूं थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट, चलिए सर हमारा 12:7 भी कंप्लीट, रीड विथ रूल्स भी कंप्लीट। अब ये छोटे छोटे एग्जांपल हैं, अगले पेज पे एक और है, देखिए बहुत सिंपल है। इवेंट, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है दिल्ली की, अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है, अहमदाबाद की पार्टी रजिस्टर्ड पर्सन है। अब मैं देखूंगा नहीं इवेंट कहां हो रहा है, इवेंट नहीं देखूंगा, ये B2B ट्रांजैक्शन है। B2B ट्रांजैक्शन में मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मिल गया, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मिल गया, गुजरात में रजिस्टर्ड है, गुजरात मिल गया। अच्छा मैं कहां की कंपनी हूं, दिल्ली की। मैं अगर दिल्ली की हूं तो ये कौन सा सप्लाई होगा, इंटर स्टेट। अच्छा अब अगले वाले में भी देखो, मेगा इवेंट दिल्ली की कंपनी है, एक अवार्ड फंक्शन शाह डायमंड मर्चेंट के लिए जो गुजरात में रजिस्टर्ड है उसके लिए मॉरिशस में कर रही है। सर इवेंट लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, नहीं देखते हैं कब, जब B2B ट्रांजैक्शन हो। सर फिर से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुजरात। B2B यानी मैं भी रजिस्टर्ड पर्सन हूं और सामने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है। इफ द क्या लिखा हुआ है, इफ द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मैं इसको अपनी क्लास में क्या कह रहा हूं, B2B ट्रांजैक्शन, आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम में मत लिख देना इट इज अ B2B ट्रांजैक्शन, है ना, आप एग्जाम में इसे ऐसे नहीं लिख देना कि ये B2B ट्रांजैक्शन है, आपको लिखना है हियर सर्विस इवेंट मैनेजमेंट सर्विस इज बीइंग सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 7। आंसर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिए यहां पर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया एक, दूसरा एक ही स्टेट का ठेका लिया, इवेंट एक ही स्टेट में हो रहा है और कहां हो रहा है, दिल्ली। तो सर अब लोकेशन ऑफ इवेंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड इवेंट इंडिया में हो रहा है, राइट। अब देखिए अगला, अगले में अनरजिस्टर्ड पर्सन है और इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है। तो अब जब इवेंट आउटसाइड इंडिया होगा तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा किस पे,
लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पे, और वो रेसिपिएंट कहाँ का निकला, हैदराबाद का, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, हैदराबाद। सर अगर यही रमेश के लिए मैं 2-3 स्टेट में ऑर्गेनाइज करता उसका वेडिंग फंक्शन को, रमेश बोलता है जो हैदराबाद का है कि मेरी वेडिंग जो फंक्शन है वो आप 2-3 स्टेट में, मतलब कुछ गोवा में करवा दो, कुछ बॉम्बे में करवा दो, और राजस्थान के उदयपुर में भी करवा दो। हायरिंग होती है इवेंट मैनेजर की। सर एंगेजमेंट करेंगे उदयपुर में और वेडिंग सेरेमनी होगी कहाँ, गोवा में, उसके बीच में एक बैचलर सेरेमनी भी होगी, बैचलर पार्टी बॉम्बे में, ऐसे भी होगा। रिंग सेरेमनी हो गई, बैचलर पार्टी हो गया, और उसके बाद मेन कार्यक्रम हो गया। तो अलग अलग लोकेशन, अब जिनके पास पैसा है वो अलग अलग लोकेशन करेंगे ही इवेंट ऑर्गेनाइज। हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, वो डिस्टेंस वेडिंग, राइट, डिस्टेंस वेडिंग, यानी आप जिस शहर में हैं, लड़के वाले लड़की वाले जिस शहर में, वहां शादी नहीं हो रही, कहीं और हो रही है, तो कहीं और फंक्शन हो रहा है, राइट। एनीवे उसमें क्या जाना, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। और हम लोग जब रूल 5 में गए, तो वहां भी एक एग्जांपल था जहां पे इवेंट स्प्रेड हो रहा था 2-3 स्टेट में। लेकिन ध्यान रखना 2-3 स्टेट में जब इवेंट स्प्रेड हो, हम रूल में जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट जब साइलेंट हो। और बाइफरकेशन करने की नौबत कब आएगी, जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो। तो वो मेरा अभी जो चार्ट था वो बड़ा काम आएगा। अब आइए फटाफट किसको पढ़े, सब सेक्शन 8 को। इसमें अब कोई रूल्स का रेफरेंस नहीं है। अब हमारे पास एक रूल का रेफरेंस कौन सा है, रूल 6 का रेफरेंस है। कहां पर है, रूल 6 का रेफरेंस आएगा सब सेक्शन 11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे, करेंगे जब आएगा। तो अभी फिलहाल अच्छे अच्छे पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का पॉइंट है, नीचे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का पॉइंट है, ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है। 8, 9, 10 फटाफट याद होंगे आपको, एक एक बार में याद होंगे। खाली ध्यान रखना B2B ट्रांजैक्शन और B2C ट्रांजैक्शन, जैसे अब फिर से आ गया B2B एंड B2C। मैं इसको B2B ट्रांजैक्शन बोलता हूं और इसको B2C, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। सामने वाला रजिस्टर्ड हो, मैं तो रजिस्टर्ड हूं ही, तभी तो आप मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो, मुझे टैक्स किस पर देना है, कितना देना है। मैं रजिस्टर्ड हूं, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। और सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक, यानी एक बाइफरकेशन हो गई यहां से लेकर यहां तक। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आप क्या क्या करना है, वीडियो को रोकना है, वीडियो को रोकना है और पॉइंट नंबर 8 की रीडिंग कंप्लीट करनी है। पॉइंट नंबर 8 की रीडिंग विथ एग्जांपल्स, पॉइंट नंबर 9 की रीडिंग अगले पेज पे, इसके भी 3 एग्जांपल्स हैं। आप दोनों की रीडिंग करो, 8 की भी और 9 की भी, और काफी मजा आएगा इसमें। तो 8, 9, 10 आपस में कह सकते हो कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात हो रही है। ध्यान रखना कुछ ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट भी हैं, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन अगर एग्जम्प्ट होते हैं तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकालते हैं। यानी एग्जाम में जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अच्छा ध्यान रखना आप जो सेक्शन 10 और 11 में पढ़े वो गुड्स सेल कर रहे थे, आप गुड्स की वैल्यू पर जीएसटी निकालने के लिए इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई डिसाइड कर रहे थे सेक्शन 10 में। सर आपने तो गुड्स पढ़ा दिया है, वो सेक्शन 10 में आपको पढ़ाया है मैंने, लेकिन वो हम गुड्स की वैल्यू पर कौन सा जीएसटी लगाएं, गुड्स 5 लाख का बेचा उस पर कौन सा जीएसटी लगाएं, उसके लिए पढ़ा रहा था। अब मैं जो गुड्स 5 लाख का बेच रहा हूं वो ट्रांसपोर्ट होके आपके यहाँ जाएगा, बीच में फ्रेट चार्जेस हैं 60,000 के, 70,000 के, 1 लाख के, जीटीए सर्विस जिसको बोलते हो, जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है। तो सर जीटीए सर्विस एग्जम्प्ट भी हो सकती है, जीटीए सर्विस पे रिवर्स चार्ज भी लग सकता है, फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है, ये सब तो बात की बात है। पहले सप्लाई तो डिसाइड कर लो सर कौन सी है, इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, उसके पहले क्या डिसाइड करो, प्लेस ऑफ सप्लाई। थोड़ा सा लेकिन एग्जाम्पशन पोर्शन भी ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसा ट्रांसपोर्टेशन पूछे जो एग्जम्प्ट हो, तो एग्जम्प्ट जो है तो सीधा एग्जम्प्ट, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकालना, और या फिर निकालने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि ये एग्जम्प्ट है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 1 मार्क्स का है तो क्यों मेहनत करें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में, सीधा बोलेंगे ना इट इज एन एग्जम्प्टेड सप्लाई। ऑप्शन भी देखेंगे अच्छे से, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या लिखना है, चॉइस मिला है या नहीं मिला है, हमें लिखना है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। जनरली इंस्टीट्यूट आपके साथ बुरा नहीं करेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई के जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो एग्जम्प्टेड वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट है और आपको बोल दिया प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने, ऐसा नहीं होता। फिर भी इंस्टीट्यूट मजाक करते रहती है, तो आपको उस मजाक के लिए रेडी रहना पड़ेगा। चलिए पढ़िए सब सेक्शन 8, वीडियो रोकें,
सब सेक्शन 8 पे है हम लोग, और कॉन्सेप्ट पढ़िए, एग्जांपल्स पढ़िए, फिर नीचे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे और अगले पेज पे उसके एग्जांपल पे जाइए। बस 2-3 छोटी छोटी सर्विसेज बची हैं, आपका ये सेक्शन 12 कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम 11 पे लगेगा, उसके बाद फिर से 12, 13, 14 भी इजी है। इसी बीच में रूल्स में भी चले जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी हमें। जहां पे वीडियो रोकें।